हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी आईक्यू। मैं रामदेव सिंह आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ जून महीने का जून 2020 का राजस्थान का करंट अफेयर्स लेके। और ये जो पूरा वीडियो होने वाला है, कंटेंट रहने वाला है, वो हिंदी में रहेगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात, आप लोगों ने अगर अभी तक स्टडी आईक्यू का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे हमारे स्मार्ट कोर्सेज हैं, हर सब्जेक्ट को लेके, हर एग्ज़ाम को लेके। आप लोग वहाँ से बहुत आसानी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये फेसबुक का है, ये इंस्टाग्राम का है। यहाँ पे आप लोग कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को विद इन 48 आवर्स रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। देन ये टेलीग्राम है, यहाँ पे जो भी पीडीएफ है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया करूंगा, तो आप लोग यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं सिर्फ इसको राजस्थान के लिए अच्छा नहीं कह रहा, मैं सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन काम आने वाला है काफ़ी, क्योंकि बहुत ही हम कह सकते हैं उम्दा योजना, अगर मैं हिंदी में बात करूँ, बहुत ही एक क्रांतिकारी टाइप की योजना कह सकते हो आप लोग इसको। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को इस योजना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये माई गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ से अगर आप लोग इसको भी फॉलो करते हैं तो ऐसे स्निपेट्स आप लोग देख सकते हैं काफ़ी, ट्विटर पे या इनके ट्विटर हैंडल पे या फिर फेसबुक पेज पे माई गवर्नमेंट के स्निपेट इनकी ऐप है, वहाँ पे जाके भी आप लोगों को स्निपेट्स मिल जाएंगे। तो जो भी योजनाएं हैं काफ़ी आसानी होगी। तो कब है, 18 जून 2020, आप लोग यहाँ से डेट देख सकते हैं। ठीक है, तो किस लिए है, टू एम्पावर एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। जो सबसे बड़ी बात, जो माइग्रेंट आ रहे थे, ठीक है, जो अप्रवासी मजदूर लौट के आए थे, जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था मई महीने के, कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी उनके साथ, तो उनको रोजगार देने के लिए, पैसों की कमी को पूरा करने के लिए योजना लेके आए थे मोदी सरकार। देन फोकस्ड कैंपेन, ये 125 दिन का मिशन मोड पे चलाई गई है। ठीक है, मिशन मोड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बात करें स्वच्छता अभियान मिशन मोड में चलाया गया। देन हर गरीब के लिए घर होगा, वो मिशन मोड में चलाया जा रहा है 2022 तक। मिशन मोड का मतलब एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि उतने टाइम हमको करना ही करना है। ठीक है, तो ये है पब्लिक वर्क, 50,000 करोड़ रुपए का इसमें काम करवाया जाएगा। और 25 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, जैसे कि रोड के किनारे पे टाइल्स लगवाना, मतलब जो काम नरेगा में होते थे, आई थिंक वही सारे काम इन्होंने ऐड कर लिए। बस ये है कि थोड़ा सा लुभावनापन देने के लिए इस काम को किया गया है। अब मैं बात करूं इसमें कौन कौन से स्टेट को शामिल किया गया था, तो इसमें मैं बात करें तो बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, गुजरात को जरूरत नहीं थी। ठीक है, देन इसमें उत्तर प्रदेश आएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मध्य प्रदेश आएगा, एंड आई थिंक उड़ीसा आएगा। बीमारू राज्य भाई सारे आगे। ठीक है, बीमारू राज्य सारे आगे। तो झारखंड नहीं आता उनमें, बाकी 5 हैं। तो ये 6 स्टेट हैं जहां से स्टार्ट की थी, जिनके लिए स्टार्ट की गई थी। और कहाँ से, बिहार का जिला था खगड़िया। ठीक है, बिहार का जिला था, मतलब है उस टाइम, जहां से मैं इसलिए था लगा रहा हूँ, खगड़िया। खगड़िया में तेलिहार गांव है, वहां से इसको स्टार्ट किया गया था। कौन सा गांव है, तेलिहार गांव है, वहां से इसको स्टार्ट किया गया था। और 6 राज्यों के 116 जिलों के मजदूरों के लिए, 116 जिलों में, और 6 राज्य यहाँ पे आए गए। 6 राज्यों के 116 जिलों के लिए ये किया गया था, 16 इनका चयन किया गया था। और सबसे बड़ी बात, योजना में क्या है, 50,000 करोड़ के सार्वजनिक कार्य, अभी जस्ट आगे वाले में हमने देखा था 50,000 करोड़ के पब्लिक वर्क्स है, तो सार्वजनिक कार्य। देन रोजगार के अवसर बढ़ेंगे 125 दिन के अंदर, 125 दिन का टाइम लिया गया है। उसके बाद 25 कार्य या विकास योजनाएं हैं, उसको इसमें लिया जाएगा। और 25,000 श्रमिकों को काम देने का, कम से कम, ठीक है, कम से कम 25,000 श्रमिकों को काम देने का इसमें किया गया है। और ये किसके द्वारा चलाया जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो होगा उसका नोडल एजेंसी होगी, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसकी क्या होगी, नोडल एजेंसी। ठीक है, देन हम लोग बात करें इसमें, तो जैसे 11 मंत्रालय हैं, 11 मंत्रालयों को शामिल किया गया, उनके काम करवाए जाएंगे, जिसमें जैसे सड़क परिवहन, राजमार्ग, खान पेयजल स्वच्छता, पर्यावरण, नवीनीकरण ऊर्जा, ये सारे के सारे जो हमारे मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उन सबको शामिल किया गया है। और राजस्थान के 22 जिले, ठीक है, अगर राजस्थान के पूछे जाए तो राजस्थान के
जो 116 जिलों की बात कर रहे हैं हम, उसमें से राजस्थान का अगर स्पेसिफिक पूछ लिया जाए गरीब कल्याण रोजगार योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 22 जिले। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसको लॉन्च भी किसने किया था, निर्मला सीतारमण जी ने। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। क्या नाम है, निर्मला सीतारमण जी ने। और लॉकडाउन चल रहा था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसने लॉन्च किया, तो निर्मला जी ने किया। कहाँ से लॉन्च किया, खगड़िया। ठीक है, खगड़िया है, यहाँ पे तेलीहार गांव, दोनों नाम आ सकते हैं, बिहार आ सकता है। उसके बाद इसमें किसके लिए चालू किया गया, तो ये भी आ सकता है बीमारू राज्य की महिलाओं के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना झारखंड को छोड़ के बाकी बीमारू राज्यों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, फिर गरीब कल्याण योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है, राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से काफी आ सकते हैं। और उसके बाद ठीक है, ओके, सो ये क्वेश्चन था गरीब कल्याण रोजगार योजना के बारे में भी, और इसमें थोड़ा सा राजस्थान स्पेसिफिक उसके बारे में भी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 जागरूकता अभियान शुरू किया है। ठीक है, कौन सा अभियान है, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 जागरूकता अभियान शुरू किया है। हम बात करें कोविड-19 जागरूकता अभियान के बारे में, तो राजस्थान की सरकार है, अशोक गहलोत जी ने इसको 21 जून से 30 जून तक लागू किया गया। 21 जून से 30 जून तक गहलोत जी की सरकार के द्वारा लागू किया गया। उसके बाद इसमें क्या था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है और यूएनएफपीए द्वारा जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से तैयार की गई 5 मोबाइल वैन थी। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, मोबाइल वैन है उसको हरी झंडी दिखाई गई। मोबाइल वैन जाएगी, लोगों को बताएगी। ठीक है, और इसमें थीम क्या थी, खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना ही कोरोना से बचने का मुख्य उपाय है। ठीक है, क्या था, खुद के स्वास्थ्य का खुद ही ख्याल रखना कोरोना से बचाव का मुख्य उपाय है। ओके, अब हम बात करें इसमें अगर नेक्स्ट योजना पे आते हैं, इंदिरा रसोई योजना। भाई साहब बहुत शानदार योजना है, और आप लोग देखेंगे अगर अगर आप लोग गो थ्रू होते हैं, जो हमारी हर महीने की सुजस आती है राजस्थान की। ठीक है, एक सुजस मैगजीन आती है गवर्नमेंट की, उसमें सरकार के कार्यों के बारे में बताया रहता है, तो उसमें इंदिरा रसोई योजना को काफ़ी कवर किया गया है। उसके बाद न्यूज़पेपर्स में, राजस्थान के न्यूज़पेपर्स में ऐड दिए गए काफ़ी, तो ये सारी चीज़ें थी, तो बहुत ही अच्छी योजना है। जैसा कि वसुंधरा सरकार के टाइम में, वसुंधरा राजे जी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे एक योजना थी अन्नपूर्णा करके, कोई योजना थी, उससे 5 रुपए में खाना दिया जाता था, 8 रुपए में लंच दिया जाता था, इस टाइप की थी, तो उसको बंद करके इंदिरा रसोई योजना के नाम से चलाई गई। तो इसके कुछ एक पॉइंट हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला है, यह योजना राजस्थान राज्य द्वारा लागू की गई है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने नाम जब ले लिया अशोक गहलोत जी, तो राजस्थान के द्वारा ही लागू की गई है। और फिर बीपीएल परिवारों को मुफ्त भोजन प्रदान किया जाएगा इसमें, तो इसको मैं थोड़ा सा होल्ड पे रखता हूँ एक बार के लिए। देन 22 जून को कोविड-19 जागरूकता अभियान के शुभारंभ के दौरान शुरू किया गया। ठीक है, जो जस्ट अभी हमने बात की, 22 जून को कोविड-19 जागरूकता अभियान चलाया गया है, जो जिसमें 5 मोबाइल वैन चलाई गई थी, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, उसी दिन इसको लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। शहरी क्षेत्र के लोग इससे लाभान्वित होंगे, ये भी सही है, लेकिन इसमें ये गलत है कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त भोजन दिया जाएगा, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा ओनली 1, 3 एंड 4। अब मैं यहाँ से आप लोगों को बताऊँ तो जो शहरी क्षेत्र के मजदूर वर्ग, मतलब वसुंधरा जी की भी यही योजना थी उस टाइम पे, और अभी भी यही योजना है। जो मजदूर वर्ग होता है शहरी क्षेत्र में, बाहर से आते हैं लोग, तो मतलब पैसों की कमी के कारण खाना नहीं खा पाते, उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, इस वजह से क्या किया जाएगा, इसको बहुत ही सस्ता खाना 8 रुपए में। ठीक है, 8 रुपए में, और इनकी जो थीम थी वो क्या है, कोई भूखा ना सोए। ये इनकी इंदिरा रसोई योजना की थीम है, कोई भूखा ना सोए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इंदिरा रसोई योजना के बारे में, तो 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। आप लोग देखेंगे तो हॉस्पिटल एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर जहाँ पे मजदूर वर्ग इकट्ठा होता है काफी, वहां पे देखने को मिलेगा, बैठने की व्यवस्था रहती है, टेबल बेंच लगी रहती है, और 8 रुपए में आप लोगों को खाना, मतलब कि जो मजदूर वर्ग को खाना देखने को मिलेगा। भोजन मेन्यू में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम रोटी और अचार सम्मिलित है। और स्थानीय संस्थाओं द्वारा रसोइयों का संचालन किया जाएगा। स्थानीय संस्थाएं मतलब जो हमारी नगर निगम, नगर पालिका, आईटीसी हैं, ये सब हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, चौकड़ी इत्यादि में रसोई हेतु स्थान का चयन किया गया और वहां पे स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत अच्छी योजना कहेंगे हम लोग इसको।
ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, ये नहीं हो के बाकी 3 तो हैं ही हैं। अब इस पे हम खर्च की बात करें कि इस पे खर्च कितना आएगा, तो आपको सब कुछ 100 ग्राम दिख रहा है, तो 100 करोड़ रुपए का कितना आएगा, 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का खर्च आने वाला है भाई इस योजना पे। ठीक है, तो ये है इंदिरा रसोई योजना के बारे में। आई थिंक सारे के सारे जो इसमें एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं। तो और स्वास्थ्य शासन विभाग ये आप लोगों को दिख रहा है। देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान में राज्यसभा और लोकसभा की क्रमशः सीटें कितनी हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखो पता सबको होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आता नहीं होगा, इसमें सिली मिस्टेक वाली बात हो जाती है। अब सिली मिस्टेक हो सकता है कोई सी लगा के आ जाए, ठीक है, लेकिन जब हम क्वेश्चन देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा क्रमशः, तो पहले हमें किसकी लगानी पड़ेगी, राज्यसभा की। तो आंसर क्या आएगा, 10 और 25। मैं बात करूं तो यहाँ पे विधानसभा में 200 सीट है। देन लोकसभा में 25 सीट है, राज्यसभा में 10 सीट है, एंड डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 33। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कितने इसमें 33 हैं। तो ये आप लोगों ने देखा, ये सारे का साथ एक थोड़ा सा लेखा जोखा था। अब मैं इसमें आपको एक बात बताऊं, देखो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, राजस्थान कांस्टेबल का, उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, उन्होंने एक क्वेश्चन आया था लोकसभा में कितनी सीट है, तो 25 सीट होती है, लेकिन 33 आंसर माना उन्होंने, 33 लगा के। और जब रिवाइज आंसर की आई तो उसमें भी 33 माना हुआ। आई डोंट नो कौन सी इन्होंने कमेटी बिठा रखी थी, कैसी कमेटी, मतलब आंसर पे इन्होंने रिव्यू मांग लिए थे कि रिव्यू दे दो, उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, 33 ही रखा है इसको। पता नहीं कौन सी कमेटी बैठी, आई डोंट नो। वापस इन्होंने ऑब्जेक्शंस मांगे, देखो क्या होता है आगे। लेकिन 33 सीट्स, इतना मतलब पेपर बनाने वालों को, आंसर देने वालों को पता होना चाहिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, अगर किसने दिया हो या ऐसी न्यूज़ सुनी हो तो ध्यान रखना। इसमें सीट 25 है, राज्यसभा में 10 है और विधानसभा में 200 है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों डाला, इतना मतलब कि स्टैटिक क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात तो ये डालने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, जो एम है, वो क्या है कि अभी राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। ठीक है, राज्यसभा के साथ चुनाव संपन्न हुए अपने पूरे के पूरे, पूरे इंडिया में संपन्न हुए, मतलब काफी जगह होने वाले थे। तो राजस्थान में भी हुए 3 सीट पे, उसमें से एक सीट पे किसने, भाजपा की सीट थी, राजेंद्र गहलोत जी ने। ठीक है, एक सीट पे कौन जीता, राजेंद्र गहलोत जी जीते। उसके बाद बाकी की 2 सीटों पे किसने विजय हासिल की, कांग्रेस के कैंडिडेट, एक तो केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी। नीरज डांगी आई थिंक पहली बार राज्यसभा में आने वाले सांसद होंगे। और केसी वेणुगोपाल राव तो मान लो पहले थे ही, वेणुगोपाल राव है या नहीं ये मैं कंफर्म नहीं हूँ। बाकी केसी वेणुगोपाल जो हैं वो यहाँ पे थे पहले से। इसके बाद ये है, इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको मनमोहन सिंह जी का नाम दिख रहा होगा, ये रहा। तो मनमोहन सिंह जी इससे पहले आसाम की राज्यसभा सीट से आया करते थे, इस बार इनको राजस्थान की राज्यसभा सीट से मनोनीत किया था कांग्रेस सरकार ने। और सबसे अच्छी बात क्या रही, इनके सामने भाजपा ने या किसी भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, तो निर्विरोध चुन के ये राज्यसभा में गए। ठीक है, तो अब अगर मनमोहन सिंह का क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह जी का, कि कौन से राज्य से राज्यसभा के सांसद है, तो राजस्थान से एक क्वेश्चन ये बन सकता है। उसके बाद हाल ही के चुनाव में कौन जीता है, ये तीनों हैं, बाकी के बाकी जो अभी होगा 2022 में, इन चारों का कार्यकाल समाप्त होने में, तो वो जब की बात है, उससे पहले तो आप लोग नौकरी लग जाओगे। अल्फोंस कन्नथनम, IAS आई थिंक ये भी। सो ओके, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कामधेनु डेयरी योजना स्टार्ट की है। ठीक है, निम्नलिखित में किस राज्य ने कामधेनु डेयरी योजना स्टार्ट की है, तो इसका सिंपल सा जवाब है, ठीक है, राजस्थान की करंट है तो राजस्थान का ही होगा, कभी कभी नहीं होता। बाकी राजस्थान ने स्टार्ट किया। अब इसमें होगा क्या, इसमें देखो योजना के बारे में क्या बात है, मैं थोड़ी सी बातें बताता हूँ। हाई मिल्क कैपेसिटी, इसको उच्च दुग्ध क्षमता कहेंगे, वाली एक ही नस्ल की 30 गोवंश रखने होंगे भाई। अभ्यर्थी इसमें क्या 30 जून 2020 तक आवेदन करना है, उसमें से इनका जो चयन करेगा उनके लिए कंडीशन है। और लागत क्या होगी इस प्रोजेक्ट की, 36 लाख रुपए। उसमें से 10% जो चुना गया है उसको खुद को वहन करना पड़ेगा। शेष 90% होगा बैंक लोन। 90% क्या होगा, बैंक लोन से स्टार्ट कराया जाएगा। अब इस योजना का मतलब क्या रहा, इस योजना का मतलब क्या होगा, लोन लेने पे जो ब्याज बनेगा उसकी 30% जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट देगी।
ठीक है, जो 30% सब्सिडी है वो कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। तो इसके पॉइंट थे कामधेनु डेयरी योजना के, राजस्थान ने किया है, ये इसके बारे में थोड़ा सा है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना एक चीज। उसके बाद निम्नलिखित में से किस सरकार ने जिला व सेशन सत्र न्यायालय को अल्पायु मतलब बाल न्यायालय कहा जाता है, जुवेनाइल कोर्ट कहा जाता है बाल न्यायालय को। बाल मतलब बच्चों का जो होता है, जुवेनाइल कोर्ट कहा जाता है उसको। किसको अधिकृत किया है? तो राजस्थान ने किया है, और मध्य प्रदेश पहले ही कर चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश ऐसा पहले ही कर चुका है। और जो हमारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है, एंड लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। इन दोनों को छोड़कर जो भी बच्चों के विषय में केस आएंगे उसको जो जिले और सत्र न्यायालय वो लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। मध्य प्रदेश ऐसा पहले ही कर चुका है। फिर निम्न में से किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो राजस्थान का शहर होगा। शहर तो नहीं, चलो मैं यहाँ पे कौन से राज्य में, ठीक है, तो राजस्थान है इसमें। उसके बाद राजस्थान में भी क्या होगा? जयपुर में। और जयपुर में आप लोगों को पता ही होगा, बहुत अच्छा एक है चौंप गांव। चौंप गांव का नाम सुना होगा अगर आप लोग आसपास रहते हैं। तो चौंप गांव में बनाया जाएगा 41.47 या 41.47 हेक्टेयर, इतनी बड़ी जमीन पे बनाया जाएगा। ठीक है, देन अब क्या है, अगर क्वेश्चन है सबसे बड़ा, तो सूरत का मोटेरा स्टेडियम। यहाँ की क्या खासियत रही थी लास्ट फरवरी में? नमस्ते ट्रम्प ये वाला आयोजन किया गया था। और आने वाले टाइम में इसमें क्रिकेट के मैच भी होने वाले हैं। इस स्टेडियम की जो बैठक क्षमता है, मतलब जो दर्शक आ सकते हैं, ठीक है, जो दर्शक आ सकते हैं 1.10 लाख है। ये पहला नंबर का है पूरे विश्व में। दूसरे नंबर की बात करें तो एमसीजी ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, इसकी है 1.02 लाख। और अगर ये बन जाता है तो ये कौन सा हो जाएगा? तीसरे नंबर का जयपुर में। ठीक है, चौंप गांव में बनाया जाएगा। तो ये है तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। नेक्स्ट है राजस्थान के किस शहर में सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क लगाया जाएगा? हम बात करें इसमें तो सबसे ज्यादा इसमें जो हमको देखने को मिलते हैं जैसलमेर में सबसे ज्यादा संभावना है। बड़ला सोलर पार्क अभी है राजस्थान का। इससे पहले रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन भी किया था। लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, आई थिंक ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा हो जाएगा जब ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसकी हम बात करें, 10,000 मेगावाट का बनेगा। 10,000 मेगावाट का बनाया जाएगा। इसको प्रोजेक्ट को राजस्थान गवर्नमेंट, एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, SECI कहते हैं इसको, तो ये मिलके बनाएंगे। 2025 तक बन के तैयार होगा। और इसका जो बजट होगा वो आएगा 40,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये है इसके बारे में पूरा। और भड़ला जो अभी जोधपुर में है, भड़ला सोलर पार्क है, याद रखना इसको, भड़ला सोलर पार्क, तो ये जोधपुर में, इसको याद रखना। देन शिक्षा दर्शन क्या है? शिक्षा दर्शन क्या है, तो इसके बारे में हम बात करें। शिक्षा दर्शन तो ऑप्शन है साप्ताहिक पत्रिका, दूरदर्शन पर राजस्थान सरकार का कार्यक्रम, शिक्षक की उपस्थिति के लिए ऑनलाइन पोर्टल, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरदर्शन पर राजस्थान सरकार का कार्यक्रम। किसके लिए? बच्चों के लिए पढ़ने का। ठीक है, अब आप लोग एक चीज देखो, एक था शिक्षा वाणी, ठीक है, मैंने लास्ट मंथ वाले में बताया था शिक्षा वाणी। तो वाणी का मतलब बस सुनाई देगा, और किससे सुनाई देगा? ऑल इंडिया रेडियो से, मतलब आकाशवाणी से। और दर्शन का मतलब दिखाई देगा, तो डीडी राजस्थान है जो दूरदर्शन का चैनल है। तो इस पे 3.25 घंटे का एक स्लॉट दिया गया है, जिसमें क्या करेंगे, बच्चों को सामग्री पढ़ने से संबंधित विद्यालय के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो वो अपना पढ़ सकते हैं यहाँ पे देख के। ठीक है, सरकारी स्कूल के बच्चे, सरकारी का किसी के भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे रोक टोक नहीं है कि भाई आपको पढ़ना, आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट, मिस्ट्री ऑफ कोरोना पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सचिन पायलट, चेतन भगत, डॉक्टर अजय यादव, या फिर CM अशोक गहलोत। तो मिस्ट्री ऑफ कोरोना डॉक्टर अजय यादव,
डॉक्टर अजय यादव के द्वारा लिखी गई है। अब इसकी खासियत क्यों है, क्योंकि इसका जो विमोचन किया है, विमोचन मतलब लॉन्च करने वाली बात होती है, बुक्स का विमोचन किया जाता है, विमोचन किया है अशोक गहलोत जी ने, इसलिए थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कौन है? ये होम्योपैथिक डॉक्टर है, ठीक है, होम्योपैथी जो मीठी गोली देते हैं वो वाली होम्योपैथी डॉक्टर हैं। अब इन्होंने इस बुक में किसके बारे में बताया है कि 44 कोरोना संक्रमितों का उपचार, कोरोना से जो 44 संक्रमित थे उनका इन्होंने जो उपचार किया है वो होम्योपैथी के माध्यम से किया है। तो इस दौरान क्या अनुभव थे और इन्होंने क्या शोध किए हैं वो सब इसमें इस बुक में इन्होंने बता रखा है। देन राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में किस संगठन के साथ राज्य में 100 स्मार्ट क्लासरूम विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत के शैक्षिक संगठक लिमिटेड। तो एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूटेंट इंडिया लिमिटेड इसको कहेंगे, एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूटेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसमें इसका आंसर क्या होगा? दोनों, ठीक है, दोनों होगा। अब इसमें देखो मेन पॉइंट क्या है कि 100 स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे 100 स्कूल्स में। स्मार्ट क्लासरूम आजकल आप देख ही रहोगे यूट्यूब पे, डिजिटल बोर्ड होता है, कैमरा होता है, तो 1ली से 12वीं तक के बच्चों के लिए कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा पढ़ाई का। उसके बाद इसमें क्या होगा, एक पॉइंट सरकारी स्कूल को, भाई सरकारी स्कूल में बनाए जाएंगे, 1.85 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है पूरा, इतने तो लग ही जाते हैं। आई थिंक एक स्टूडियो सेटअप करने में 60 से 8 लाख रुपए लगता है, अगर अच्छा सा करना है तो 60 से 8 लाख रुपए लगेंगे, उस हिसाब से देख लो, इतना पहुंच जाएगा आराम से। देन हर विद्यालय के 4 टीचर्स को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, पढ़ाने के लिए, कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है, स्मार्ट बोर्ड पे कैसे पढ़ाया जाता है, ये ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसमें हर मतलब जितने हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाई जाती है, महात्मा गांधी जी के नाम से, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये होगा। उसके बाद ये तो 33 हो गए। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत मुख्यमंत्री विद्यादान कोष से विकसित किए जा रहे 33 राजकीय विद्यालय, 33 गवर्नमेंट स्कूल जिसको मुख्यमंत्री विद्यादान कोष से चलाया जा रहा है। उसके बाद राजकीय सादुल स्पोर्ट स्कूल, सादुल स्पोर्ट, ये कहाँ पे है? बीकानेर में, एकमात्र स्पोर्ट स्कूल को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट के सादुल स्पोर्ट स्कूल। और उसके बाद बाकी के जो रूम्स हैं उनको चयनित कर लिया जाएगा, बाकी जो बचते हैं। तो ये था पूरा स्मार्ट क्लासरूम के बारे में। फिर हम बात करें राजस्थान सरकार अपना पहला कोचिंग हब कहाँ पे विकसित करेगी? तो प्रतापनगर में। इसके बारे में मैं लास्ट के वीडियोस में किसी महीने में डिस्कस कर चुका हूँ पूरा। और इसमें क्या है कि 68,000 वर्ग मीटर में बनेगा, 68,000 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर में बनेगा, और 40% पे निर्माण होगा, 60% क्या रहेगा? खुला रहेगा। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि अभी आतिश मार्केट वगैरह की तरफ है सारे की सारे कोचिंग्स, और वहाँ पे गुजरात में जो आगजनी हुई थी, एक कोचिंग में बच्चे छत पे से कूद गए थे, तो वैसे यहाँ पे सर्वे हुआ तो कलेक्टर ने कह भी दिया था निकालो यहाँ से कोचिंग, बाहर भेजो। तो सबसे मिल के बात हुई तो कहा कि ठीक है प्रतापनगर में कोचिंग हब बनाएंगे। वहाँ अब होता क्या है, यहाँ पे जैसे गाड़ियाँ बाहर खड़ी है तो ट्रैफिक जैम का होना, बच्चों और ढंग से जो वेंटिलेटेड कोचिंग्स भी नहीं बनी हुई, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे अच्छा सा बनाया जाएगा, पार्किंग, फूड कोर्ट और सब कुछ होगा इस यहाँ पे। तो प्रतापनगर सबसे पहला है जहाँ पे कोचिंग हब बनाया जा रहा है। देन एक क्वेश्चन आता है राजबोट, ये बोट क्या होती है भाई? राजबोट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोट है जो निम्नलिखित में से किसकी जानकारी प्रदान करेगा? अगर हम बात करते हैं राजबोट की, तो राजबोट प्रदान करेगा आई थिंक राज कौशल पोर्टल के बारे में, ठीक है, किसकी जानकारी प्रदान करेगा? राज कौशल पोर्टल के बारे में जानकारी प्रदान करेगा राजबोट। तो राज कौशल पोर्टल में क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन, जिसमें सारे श्रमिक अपने करवा सकते हैं। सेम वही है राज कौशल पोर्टल में भी क्या करेंगे, सारे श्रमिक अपने कौशल के हिसाब से रजिस्टर करवा देंगे। और बोर्ड का काम क्या होता है?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है जिसको। और आपके क्वेश्चन के आंसर जो पहले से मतलब फीड होते हैं उस हिसाब से देता जाता है। आजकल आप लोग काफ़ी जैसे जियो ही देख लो, माई जियो ऐप है, उसमें जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, एक साइट से खुल के आता है और वो आपको बता देगा कि इसमें क्या क्या आपके जो संभावित क्वेश्चन है, इनकी कोशिश क्या होती है कि जो संभावित क्वेश्चन है उन सब के आंसर दे के कस्टमर को खुश किया जा सके, ठीक है। और अगर और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब आपको कस्टमर केयर से यहाँ पे मतलब इनके द्वारा, कंपनी के द्वारा आपको अटैच करवा दिया जाता है, ठीक है। तो राजबोर्ड किसके लिए? राज कौशल पोर्टल। और अगर साथ में ये आ जाए कि ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो उसका डाटा भी ये प्रोवाइड करा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों इसमें होगा राजबोर्ड में। वैसे यहाँ पे सिर्फ मैंने राज कौशल पोर्टल लिखा है, ये मगनरेगा है भाई साहब, एमजी नरेगा है ये, ठीक है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद में बात करूं एक चीज के बारे में और यहाँ पे, तो राजस्थान में जैसे कमेटीज बनी, लोक लेखा समिति, एस्टीमेट कमेटी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो उसके चेयरमैन बनाए गए लोक लेखा के गुलाब चंद कटारिया, ये राजेंद्र पारिक, ये दयाराम, और ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम ये हेमाराम चौधरी, ठीक है। तो ये 4 समितियां बनी है जिनको फाइनेंस समिति कहा जाता है। तो इसके आंसर ये हैं। अब 1-2 पॉइंट हैं, जैसे कि मोबाइल सेफ्टी वैन ये चलाई गई 10 जून को, और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, राजस्थान के रघु शर्मा, और ये चलाई गई 4 जिलों में, ठीक है। जोधपुर, बीकानेर, जिलों में तो क्या, संभाग की बात है, मतलब भरतपुर और एक और संभाग था इसमें, भरतपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर संभाग, उदयपुर। तो 4 संभाग हैं, यहाँ पे चलाई गई है। और इसका क्या है कि ये चेक करेगी जा जाके, इसमें मतलब मिलावटों को रोकने के लिए उपभोक्ता के द्वारा अगर शिकायत की जाएगी, अगर जांच करेंगे, जांच करने के लिए कहा जाएगा तो शुल्क देके इसको जांच करवाया जा सकता है इस वैन से। और जल्दी ही अजमेर और कोटा संभाग के लिए ये चालू कर दी जाएगी, और जयपुर में पहले से चल रही है, जयपुर में पहले से है। और यहाँ पे चालू 7 संभाग हैं, 1 2 3 4 5, बचा कौन सा? अजमेर कोटा, उसमें बाद में चालू कर दिया जाएगा। उसके बाद एक चीज और है, जो हमारा मग नरेगा है, महात्मा गांधी नरेगा, उसमें श्रमिक नियोजन में राजस्थान को देश में प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। और प्रतिदिन 50 लाख से अधिक श्रमिक नियोजन हो रहे हैं, प्रतिदिन 50 लाख से पर डे श्रमिक नियोजन इसमें किए जा रहे हैं राजस्थान में, इसलिए इसको पहला नंबर दिया गया है पूरे देश में। फिर हम बात करें कि प्रदेश के सारे जो ग्रामीण आबादी है उसका ड्रोन से सर्वे तैयार किया जाएगा, ठीक है। जो जितने भी गांव हैं, आई थिंक प्रदेश के 46,453 के आसपास गांव हैं, और चेंज हो जाते हैं तो इसको अपडेट रखना। तो इसको क्या किया जाएगा, इनका ड्रोन से सर्वे कराया जाएगा, और इसके तहत जो पूरा मैप तैयार कराया जाएगा, जिससे आसानी होगी सरकार को भी हर चीज़ की, ठीक है। कहाँ पे नहर है, कहाँ पे बनवानी है, कहाँ पे सामुदायिक भवन है, कहाँ पे बनवाना है, उस टाइप से, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें, ब्यावर गोमती नेशनल हाईवे, ब्यावर गोमती नेशनल हाईवे, इसको क्या किया जाएगा, 4 लेन किया जाएगा, 4 लेन किया जाएगा। और ये NH8 के नाम से जाना जाता है, नेशनल हाईवे 8 के नाम से जाना जाता है। और जो टोटल खर्चा आएगा इसमें 721.62 करोड़ रुपए का आएगा। 2 फेज में 100 किलोमीटर बनाई जाएगी सड़क, पहले में 50 किलोमीटर और दूसरे में 50, बचे तो 50 ही बनाई जाएगी, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इससे दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद आदि जगह पे जाने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी लोगों को, ठीक है। उसके बाद आवासन मंडल है जो हमारा हाउसिंग बोर्ड, वो विधायक फ्लैट बनाने वाला है, 108 विधायक फ्लैट बनाए जाएंगे विधायकों के लिए। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मेरे को समझ में आता है। अगर मैं बात करूँ इसमें, विष्णुदत्त बिश्नोई जी का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो, विष्णुदत्त बिश्नोई जी, इन्होंने क्या कर ली थी, थाना SHO थे चूरू में, राजगढ़ नाम की जगह है, ठीक है, वहाँ पे SHO थे, इन्होंने अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी, पॉलिटिकल प्रेशर कहा जा रहा था। और जो भी बातें हैं, चलो वो सब तो हम
इस चीज़ को नहीं बता सकते क्या रीज़न था, क्या नहीं था। इनका एक लेटर भी मिला था उसमें। तो विष्णुदत्त बिश्नोई जी का नाम आ सकता है, चूरू राजगढ़ से थे। देन इसमें एक चीज़ और आएगी अभी, एक है, हाँ, नाम याद आ गया मेरे को, कर ही देते हैं ये। ताराचंद गोयल जी, ये हैं कोटा से, और इनके जब कोविड-19 के टाइम में फूल नहीं बिके, तो इन्होंने क्या किया, उन फूलों से जैविक गुलाल, गुलाल जो अपने खेलते हैं होली पे, मतलब लगाया जाता है रंग, वो तैयार कर दिया था। तो इसके लिए इनको जो हमारे कलराज मिश्र गवर्नर हैं, राज्यपाल, उन्होंने बधाई दी थी, शुभकामनाएं दी थी। इस वजह से थोड़ा सा इनका नाम मेरे को याद रह गया, अच्छा था। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ जून मंथ। सो थैंक फॉर वॉचिंग मी, बी विद स्टडी IQ।